कलम गवाह है में आज मुलाकात मीडिया टाइकून, लेखक, पत्रकार और संपादक राघव बहल से। 2 जनवरी 1961 को दिल्ली में पैदा हुए राघव बहल की प्रारंभिक शिक्षा सेंट जेवियर स्कूल से हुई। सेंट स्टीफन से अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमबीए किया। राघव बहल ने करियर की शुरुआत एएफ फर्गुसन और अमेरिकन एक्सप्रेस से की, लेकिन जल्द ही पत्रकारिता के क्षेत्र में उतर गए। उन्होंने मधु त्रेहन और विनोद दुआ के टेलीविजन कार्यक्रमों में काम करते हुए भारत के अनेक क्षेत्रों का दौरा किया और जमीनी हकीकत को जाना। 1991 में नई आर्थिक नीति आने के बाद राघव ने खुद कुछ करने की सोची और 2 सालों की कड़ी मेहनत के बाद 1993 में टीवी 18 नाम के प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत की। टीवी 18 ने बीबीसी, एमटीवी, स्टार टीवी, सोनी, दूरदर्शन, एबीएनआई, सीएनबीसी, होम टीवी जैसे चैनलों के लिए कार्यक्रम बनाए। जब सीएनबीसी ने बाकायदा भारत में कदम रखने की सोची तो टीवी 18 उसका स्वाभाविक सहयोगी था। जल्द ही सीएनबीसी ने अपना हिंदी बिजनेस चैनल आवाज लॉन्च किया। इसके बाद राघव बहल ने सीएनएन के साथ गठबंधन कर सीएनएन आईबीएन लॉन्च किया। एक वक्त ऐसा आया कि राघव बहल ने फोर्ब्स, वायाकॉम और टाइम वार्नर के साथ गठबंधन कर लिए थे, लेकिन जल्द ही आर्थिक कारणों के चलते राघव को उस कंपनी से विदा लेनी पड़ी जिसे उन्होंने अपने दम पर खड़ा किया था। आज वो फिर से मैदान में हैं अपनी कंपनी क्विंटिलिन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ। वो न केवल जर्नलिस्ट थे, लेकिन जर्नलिस्ट के साथ साथ वो एक एंटरप्रेन्योर थे, एक बिजनेसमैन थे, और वो चाहते थे कि अच्छी जर्नलिज्म के द्वारा एक बड़ी न्यूज कंपनी बना सके। वो इसमें काफी हद तक मैं समझता हूं सफल रहे हैं। Every journalist who has worked with Raghav will tell you that he was a dream editor. He gave you a lot of latitude with story ideas, treatments and structures. But when it came to ethics and professionalism, there was no wiggle room at all. राघव जो है, मैं कहूँगी कि is a man ahead of his times. जिस प्रकार से उन्होंने सोचा कि किस प्रकार से टेलीविज़न की ग्रोथ हो सकती है, किस प्रकार से डिजिटल मीडियम की ग्रोथ हो सकती है, ये काफ़ी उन्होंने मतलब एक पारदर्शी अगर विजन की बात करें तो काफ़ी अहेड ऑफ हिज टाइम थे। राघव बहल की हमेशा से आर्थिक विषयों में काफी रुचि रही है। यही कारण है कि उन्होंने सुपर इकोनॉमीज, अमेरिका, इंडिया, चाइना एंड द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड और सुपर पावर, द अमेजिंग रेस बिटवीन चाइनाज हेयर एंड इंडियाज टॉर्टोइज जैसी किताबें भी लिखी। उन्हें पत्रकारिता के लिए संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा उन्हें अर्न्स्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन और आईमास मीडिया पर्सन ऑफ द ईयर से भी नवाजा गया है। राघव बहल से बातचीत का सिलसिला शुरू कर रहे हैं वरिष्ठ संपादक आलोक मेहता। आइए देखते हैं इस इंटरव्यू का पहला भाग। राघव जी, सबसे पहले हम शुरू इसलिए करेंगे कि जिस तरह से आप पत्रकारिता में आए, पहले आप कोई आईएमसी जैसे कहते हैं जर्नलिज्म के स्टूडेंट नहीं रहे, मैं भी नहीं रहा था, लेकिन ये कि उस ज़माने में शायद उतनी ज़रूरत नहीं हो, लेकिन बगैर उसके सीधे आपके मन में क्या आया कि आप दूरदर्शन जैसी पत्रकारिता के लिए, उस समय तो ब्लैक एंड वाइट से थोड़ा थोड़ा नया ही हुआ था, कहना चाहिए, बस वो फेज शुरू हुआ था, क्योंकि वो एशियाड के समय में शुरू किया, राजीव गांधी वाला फेज एक तरह से गोल्डन पीरियड था। ब्लैक एंड व्हाइट में भी थोड़ा बहुत काम किया हुआ था पहले। अच्छा। वो जो यूथ प्रोग्राम्स जो होते थे, जो ब्लैक एंड व्हाइट में होते थे, तो वो भी थोड़ा बहुत करा हुआ है। लेकिन क्यों शुरुआत हुई आपकी, मतलब व्हाई यू अट्रैक्टेड दिस? क्योंकि आपने तो अपनी पढ़ाई की पत्रकारिता की नहीं की थी, एमबीए किया, सेंट स्टीफन से पढ़ाई की। देखिए, कई बार जैसे लाइफ के जो डिसीजन होते हैं वो एक फॉर्चुइटस होते हैं, कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं, कुछ आपके डिसीजन होते हैं। तो जब स्कूल कॉलेज में हम थे उन दिनों प्राइवेट टेलीविज़न तो था ही नहीं, एक दूरदर्शन था और एक ऑल इंडिया रेडियो होता था, तो एक हॉबी थी और हॉबी से ही शुरू हुआ। तो मुझे याद है लेट 70s में जब ब्लैक एंड वाइट का एरा था, तब यूथ फोरम करके प्रोग्राम होता था, तो हमारी वो प्रोड्यूसर होती थी शहजादी साइमन, तो वो कभी कभार बुला लेती थी महीने में 1 बार 2 बार कि इस डिबेट को मॉडरेट कर लो या इस डिबेट पे पार्टिसिपेट कर लो, इस पे पैनल डिस्कशन कर लो, कोई यूथ का इशू हो। तो वहाँ से शुरू हुआ और करते करते कलर आया, उससे थोड़ा और इन्वेस्टमेंट हुई टेलीविज़न में, थोड़ी एक्साइटमेंट कंट्री में हुई, लोगों ने नए नए टीवी खरीदे। और मुझे याद है कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने 84 में, दिसंबर 84 में, तो उन्होंने काफ़ी ही गेव अ लॉट ऑफ फोकस टू दूरदर्शन।
उन्होंने कोशिश करी कि इसको मॉडर्नाइज ज़्यादा किया जाए। तो एक आपको ध्यान होगा कि बहुत ही अपने ज़माने के लिए बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया था दूरदर्शन ने। प्रोग्राम था न्यूज़ लाइन। वो एमजे अकबर और विनोद दुआ, जो कि बोथ बहुत ही सीनियर एडिटर्स, एमजे अकबर तो प्रिंट से थे और विनोद हमेशा दूरदर्शन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से थे। तो इन दोनों को दिया था बनाने के लिए, और कलर में था, और वीकली फॉर्मेट था 45 मिनट्स का न्यूज़ मैगज़ीन। तो मैं उन दिनों जब यूथ का प्रोग्राम वगैरह करता था तो पहली बार मैंने नाम सुना न्यूज़ मैगज़ीन का कि एक ये चीज़ भी होती है टेलीविज़न पे। और मुझे ध्यान है, याद है, विनोद ने मुझे फ़ोन किया कि तुम यूथ वगैरह का काम करते हो, आओ, हमको बहुत अच्छा ये मौका मिला है, आगे न्यूज़ जर्नलिज्म करते हैं। तो ये 85 की बात है। सो 85 में पहली बार मेरे को ध्यान है, जेन स्टूडियो में ये लोग एडिट करते थे, और पहली बार मैं गया और पहली बार मैंने जब वो एडिट मशीन देखी और जिस तरह से क्विक कटिंग ये लोग कर रहे थे और जिस तरह से वो साउंड आती है टेप से, वो पहली बार देखी मेरे को। अभी तक वो पूरा मंजर वो पूरा याद है मुझे। डार्क एंड रूम था, एडिट मशीन थी, 3/4 इंच टेप थी, यूमैटिक दो एडिट मशीन थी, और ये बैठे हुए काट रहे थे स्टोरी। तो विनोद ने कहा तुम आ जाओ मेरे साथ इसमें काम करो। सो दैट्स वेयर इट स्टार्टेड। चूँकि आपको विनोद ने भी जब बुलाया, विनोद दुआ ने, हम जब बने, तो वो देखते होंगे कि इनमें न्यूज़ का एक सेंस है। तो उस समय आप किन अखबारों या संपादकों से प्रेरित हुए, इंस्पायर हुए? स्टेट्समैन के लिए मैं कॉलम भी लिखा, तो काफ़ी देर मैंने एक कॉलम लिखा। कोथरू साहब एडिटर थे दिल्ली में, तो उन्होंने कहा कि तुम यंगस्टर्स को मैं लाना चाहता हूँ, नए नए कॉलमनिस्ट लाना चाहता हूँ, तो वहाँ पे हम लिखना भी शुरू करा। तो स्टेट्समैन ज़रूर पढ़ना। मैंने कलम आपको मतलब साथ में आपका रही? हाँ, ज़रूर। ये आप नहीं कह सकते कि कलम से वास्ता नहीं रहा है। बिल्कुल, कॉलम ज़रूर लिखी। उसके बाद विनोद मेहता साहब ने अपॉर्चुनिटी दी, पायनियर में लिखा मैंने, काफ़ी देर कॉलम लिखा। वो उनका भी यही था कि मेरे को यंग माइंड्स चाहिए, कि मेरे पास वेटरन्स तो बहुत हैं, मुझे यंग माइंड्स चाहिए। तो स्टेट्समैन पढ़ा करते थे, टाइम्स ऑफ इंडिया तो खैर पढ़ते थे, हिंदुस्तान टाइम्स उन दिनों काफ़ी पढ़ी। आई थिंक इंदर मल्होत्रा, गिरिराज जैन और इंदर मल्होत्रा का जी, दौर था। ये उनका टाइम था। सो द मैगज़ीन भी बहुत पढ़ा करते थे, इंडिया टुडे, संडे। तो मैगज़ीन अभी बहुत, अकबर ने तो सारा अपना नाम शुरू में संडे पे ही कमाया। तो वहाँ से जर्नलिज्म का तो बहुत शौक था, पॉलिटिकल इश्यूज में बहुत इंटरेस्ट शुरू से था, लेकिन कि करियर बनेगा वो नहीं पता था। बट वो न्यूज़ मैगज़ीन जब न्यूज़ लाइन करी तो लगा कि यहाँ पे ये इसमें कुछ है जिसमें मुझे अच्छा लगता है। और जो हम कई चीज़ें हम वैसे करी, जैसे मुझे याद है कि नानी पालखीवाला हर बजट के बाद एक बहुत बड़ी ऑलमोस्ट रैली, मान लीजिए इट वॉज अ रैली, बॉम्बे में करते थे, जिसमें वो अपना टिप्पणी देते थे बजट पे। अब वो ज़माना प्राइवेट टेलीविज़न का था नहीं, तो उनकी जो बजट स्पीच थी वो कभी टीवी पे नहीं आती थी, वो अखबारों में ही सिर्फ उसकी रिपोर्टिंग होती थी। तो न्यूज़ लाइन में मुझे ध्यान है, मैंने नानी पालखीवाला साहब को रिक्वेस्ट भेजा कि मैं आपकी जो बजट स्पीच है वो तो हम टेलीकास्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि लाइव टेलीकास्ट वगैरह हमारे पास न्यूज़ लाइन में नहीं था, लेकिन उसके बाद मैं आपसे इंटरव्यू करना चाहता हूँ बजट के बारे में। और उनका जवाब आ गया कि यस। तो मुझे अभी भी याद है कि हम उनके टाटा हाउस में गए बॉम्बे में, वहाँ पे उनके साथ बाकायदा 8 मिनट की इंटरव्यू हुई, और दैट वाज वेरी मच अप्रिशिएटेड बिकॉज पहली बार दूरदर्शन पे ऑन बजट नानी पालखीवाला के व्यूज़ आए। तो ऐसे कई मुझे स्टोरीज याद हैं जिससे ये पूरा इंटरेस्ट जो है ना बहुत बढ़ता रहा, और फिर मुझे लगा कि ये करियर अच्छा है। हम लोगों को ध्यान है कि उन दिनों LTTE का बहुत वो चल रहा था, और उस वक्त इंडिया और LTTE वो टुगेदर एक्चुअली, वो JKLF से पहले की बात है। सपोर्ट उनको कुछ हद तक था, ये काफी कह सकते टुगेदर, लेकिन टुगेदर, हाँ, indirectly मतलब जो भी था, जो हमारा जो था कि उनके प्रति हमारी सहानुभूति, क्योंकि तमिल लोगों के साथ हमारा था, वो लोग आकर के रामेश्वरम के आसपास तो उनके कैंप भी होते थे। बिल्कुल, तो उसी कैंप में हम लोग गए थे रिपोर्ट करने के लिए जहाँ पे रेफ्यूजीज थे, और वहाँ पे LTTE के बाकायदा स्पोक्समैन जो थे, मेरा ध्यान मुझे आ रहा है शायद एंटन बालासिंगम उनका नाम था, वो वहाँ पे रहते थे। he was stationed at Chennai and he gave us an interview. तो ओपनली ही वॉज मूविंग अराउंड ओपनली, तब कोई इट वॉजंट हमारा रिलेशन उनके साथ वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वाला नहीं था। इंडिया डिड गिव सपोर्ट, एज यू सेड, रेफ्यूजीज भी थे। तो वो एक मुझे इंटरव्यू याद है। मुझे एक और बहुत भारी एक इमेज जो अभी ध्यान है कि तमिलनाडु में इलेक्शन हो रहे थे और MGR
वॉज द चीफ मिनिस्टर और करुणानिधि जो थे ऑपोजिशन में थे। तो हम लोग गए करुणानिधि की रैली देखने के लिए और मुझे अभी तक वो याद है कि जिस तरह से करुणानिधि की उन दिनों रैलीज होती थी, यंग थे उन दिनों तो बहुत, और कोई 100 मोटरसाइकिल पहले आती थी, एकदम हट्टे कट्टे उनके सपोर्टर, 100 मोटरसाइकिल आती थी और उसमें जो रोर होता था मोटरसाइकिल का, उसके बाद करुणानिधि की गाड़ी आती थी और फिर वो बोलते थे। तो ये सारी इमेजेस हमने उन दिनों कैप्चर करी। तो ऐसे कई इंस्टेंसेस हैं जिनमें जिस तरह से हम वो जो एक्सपीरियंस था, वो 1 साल का एक्सपीरियंस था, वो प्रोडक्शन का, प्राइवेट टेलीविज़न का, पहली बार हमें वो फ्लेवर मिला। इट वॉज दूरदर्शन बट फ्लेवर मिला क्योंकि प्रोडक्शन प्राइवेट हैंड्स में थी और एडिटर इतने अकम्पलिश्ड थे जिनको ये सब एक्सेस था। उसके बाद आप न्यूज़ ट्रैक में ही चले गए? नहीं जी, उसके बाद सो न्यूज़ लाइन आई थिंक 86 में बंद हुआ और उसके बाद 87 में 88 में फिर विनोद दुआ ने मुझे फ़ोन करा और विनोद मधु त्रेहन के साथ काम कर रहे थे इंडिया टुडे के लिए, ये वीडियो कैसेट बनाने के लिए। तो विनोद ने कहा कि देखो न्यूज़ लाइन जैसा था वो तो दूरदर्शन में अब ख़त्म हो गया, लेकिन अब हम वीडियो कैसेट निकाल रहे हैं जो कि हर महीने डिस्ट्रीब्यूट होगा जैसे मैगज़ीन डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो फिर वो न्यूज़ ट्रैक का दौर शुरू हुआ। वहाँ पे मैंने काफ़ी देर काम किया, वहाँ पे मैंने 2.5-3 साल काम किया। न्यूज़ ट्रैक में आप किस तरह के प्रोग्राम पर आपका फोकस ज़्यादा, खुद जो आप करते थे रिपोर्टिंग या? तो मेरा वहाँ पे 1-2 रोल रहा। एक तो मैं एंकर करता था मधु के साथ, दूसरा अपनी इंटरव्यूज़, स्टोरीज़, पॉलिटिकल और बिजनेस, यही 2 एरियाज़ में मैंने कंसंट्रेट किया। कभी कभार सोशल भी कर लेते थे, लेकिन वहीं जहाँ पे पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस रहा है, कोई सोशल ऐसा इशू हो जिसमें पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस। ये वीडियो पर बने, चूँकि न्यूज़ ट्रैक उस तरह का था, तो उस समय के इंटरव्यूज़ में नेताओं के भी कुछ पुराने लोग बने। यूँ तो दूरदर्शन में अरुण नेहरू का या जिस तरह का जो इन्फ्लुएंस कहना चाहिए, जो इमरजेंसी वाला नहीं कहना चाहिए, लेकिन उस तरह के नेता भी थे, या दूसरी पार्टियों में भी ऐसे जो नेता थे, चाहे अडवाणी रहे हों, वाजपेयी रहे हों, कई तरह के नेताओं से भी उस समय के कई विवाद भी ऐसे थे, चाहे पंजाब हो चाहे अयोध्या का, उतना नहीं शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसकी तरफ हम जा रहे थे। न्यूज़ ट्रैक का तो बाद में तो वो उसी पर मुद्दा तो बना ही था। तो उस तरह की उसमें कभी आपको ऐसा लगा कि भाई कई तरह के प्रेशर, चूँकि वो बाद में टेलीकास्ट होना है सरकारी, तब तक दूरदर्शन ने कहना चाहिए कि प्रसार भारती कहने को था, लेकिन उतना उस तरह से नहीं वो हो पा रहा था। देखिए उन दिनों प्रेशर ज़्यादा नहीं आता था, क्योंकि एक तो इंडिया टुडे ग्रुप का अपना एक स्टैचर था, एक अपना एडिटोरियल उनका वज़न था, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग उनको प्रेशर में डालना नहीं चाहते थे। दूसरा, ऐसा कोई सेंसर वगैरह था नहीं। तीसरा, ये वीडियो कैसेट था, तो एक इसका लीगल कैटेगरी जो था वो एम्बिग्यूअस था कि ये क्या टेलीविज़न तो है नहीं, ब्रॉडकास्ट होता नहीं है, मैगज़ीन की तरह आता है, मैगज़ीन पे कोई सेंसरशिप का सवाल ही नहीं होता था। प्रेस काउंसिल से थोड़ा बहुत कभी डायरेक्शन आ जाए तो आ जाए, लेकिन सेंसरशिप की कोई बात नहीं होती थी। तो ऐसा कोई हमें दबाव आया नहीं। लेकिन स्टोरीज़ जो थी हमारी बड़ी काफ़ी कंट्रोवर्शियल होती थी। मुझे याद है जब मंडल एजिटेशन हुआ और वो जो लड़के ने जो अपने आप को बर्न करा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के बाहर, हमारा कैमरा था वहाँ पे और वो शॉट्स थे हमारे पास, तो एक यू हैड टू एक्सरसाइज एडिटोरियल जजमेंट कि कितना दिखाया जाए, कितना इन्फ्लेमेटरी होगा, क्योंकि दूरदर्शन तो कुछ दिखाता नहीं था ऑब्वियसली, बिकॉज दूरदर्शन का इम्पैक्ट कंट्री वाइड और हर उसमें था। तो हमारे पास वो विजुअल्स थे, कितना दिखाएं कितना ना दिखाएं। पंजाब की जो सिचुएशन थी, आसाम, देखिए मिड 80s में कंट्री में बहुत टर्बुलेंस थी। एक सेसेशनिस्ट मूवमेंट पंजाब में चल रही थी, एक आसाम में चल रही थी, मंडल एजिटेशन था, शाहबानों पे बहुत आरिफ मोहम्मद खान वगैरह, मुझे पूरा ध्यान है, हम लोग उनकी इंटरव्यू भी करी। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बहुत उन दिनों वोकल होता था। फिर वो ताले खुल गए इधर अयोध्या में, फिर उसका फॉलो आउट रहा, फिर बोफोर्स बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। सो बहुत ही एक टर्बुलेंट फेज था वो जो मिड 80s से लेट 80s का। और आई इन हाइंडसाइट आई कैन से मेरा गुड लक था कि आई वॉज एबल टू रिपोर्ट ऑन दोज टाइम्स, क्योंकि रिपोर्टिंग में जो आदमी सीखता है वो शायद उसके बाद कभी नहीं सीख पाता है। विजुअल मीडियम ने, कई लोग हैं लैंग्वेज एग्नोस्टिक होते हैं, तो मैं शायद अंग्रेजी का अखबार पढ़ता हूँ
हिंदी का अखबार मैं पढ़ नहीं सकता इतना, क्योंकि फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस। लेकिन जब ऑडियो विजुअल मीडियम पे बात आती है, क्योंकि हिंदी में घर में बोलता हूँ, तो मैं देखता ज़रूर, मैं उसको पढ़ता नहीं हूँ, मैं देखता हूँ। दैट लेसन स्टेड विद मी कि हिंदी ऑडियो विजुअल में अंग्रेजी ऑडियंस बहुत इंटरेस्टेड हो सकती है। राघव बहल के लिए विजनरी शब्द का प्रयोग गलत नहीं होगा। पत्रकारिता में अनुभव प्राप्त करने के बाद 1993 में जब उन्होंने टीवी 18 की स्थापना की तो उनके 2 प्रमुख कार्यक्रम थे, बीबीसी के लिए इंडिया बिजनेस रिपोर्ट और स्टार टीवी के लिए अमूल इंडिया शो। इंडिया बिजनेस रिपोर्ट को राघव ने इस तरह का कार्यक्रम बनाया जिससे भारतीय कारोबारी जगत की असली तस्वीर देखी जा सकती थी। इसके लिए राघव ने स्क्रिप्ट से लेकर विजुअल्स और वीडियो एडिट तक कड़ी नजर रखी। I joined Television 18 as a reporter for India Business Report when Raghav was the program's anchor and producer. It's from him that I learnt virtually everything about how to produce a television news story, right from how to phrase a question in an interview properly so that you get the best sound bites, how to set up a frame, how to write a good script. टीवी 18 ने बिजनेस के कई और शोज भी किए, जैसे DD3 के लिए मार्केट्स टुनाइट, ABNI के लिए द इंडियन इन्वेस्टर और इंडिया बिजनेस डे। बिजनेस न्यूज पर टीवी 18 की इस पकड़ का ही नतीजा था कि आगे चलकर राघव CNBC और CNBC आवाज जैसे चैनल लॉन्च कर पाए। ऐसे भी बहुत कम लोग हैं जो आज की दुनिया में मालिक होने के बावजूद जर्नलिस्ट को भी वो ताकत देते हैं, वो विश्वास देते हैं कि भले कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति आप पर दबाव डाले, मैं आपको अपनी पत्रकारिता करने का पूरा मौका दूंगा। राघव काफ़ी इनकरेज करते थे जब हमारे करियर्स की शुरुआत हुई थी। काफ़ी फीडबैक उनसे मिलता था, मेंटोरशिप मिलती थी, गाइडेंस मिलती थी कि किस प्रकार से स्टोरी करनी चाहिए, किस प्रकार से शो एंकर करना चाहिए, किस प्रकार से गेस्ट फिक्स करने चाहिए। तो सभी उन एस्पेक्ट्स में काफ़ी हैंड होल्डिंग हुई थी। राघव ने टीवी 18 को सिर्फ एक बिजनेस न्यूज का प्रोडक्शन हाउस ही नहीं बनाया। अमूल इंडिया शो ने देश में उभर रहे मध्यम वर्ग की अपेक्षाओं और उनकी बदलती रुचि का पूरा ख्याल रखा। इस शो को संजना कपूर और मेघना गुलजार जैसे युवा चेहरों ने होस्ट किया। टेलीविजन पर पहला गानों का काउंटडाउन शो पब्लिक डिमांड भी टीवी 18 की ही पेशकश थी। पब्लिक डिमांड में इट्स वंस अगेन द मोमेंट फॉर मैडनेस और आज हम बात करने जा रहे हैं पब्लिक स्पीच सेक्शन में अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग इशू दैट इज दिस एंड दिस, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट वीडियो गेम्स टुडे। सोनी के लिए राघव के सहयोगी और पार्टनर संजय रे चौधरी ने भारतीय टेलीविजन की पहली डॉक्यू ड्रामा सीरीज भंवर बनाई। टीवी 18 की विस्तृत प्रोग्रामिंग का ही अनुभव था कि आगे चलकर राघव ने CNN IBN और IBN 7 जैसे न्यूज चैनल्स और कलर्स जैसा एंटरटेनमेंट चैनल लॉन्च किया। एक वक्त ऐसा भी आया कि राघव की झोली में MTV, निकलोडियन, हिस्ट्री जैसे चैनल्स और वायाकॉम, फोर्ब्स और टाइम वार्नर जैसी कंपनियों के साथ साझेदारी थी। चुनौतियों के सामने कभी न झुकने वाले राघव आज फिर से जुट गए हैं, एक नए विजन के साथ, एक नई सफलता की तलाश में, जिसका नाम है क्विंट। इसके बाद जैसे नया दौर जब शुरू हुआ, NDTV ने शुरू किया, एक तरह से कहना चाहिए कि आप कोलैबोरेशन करके, और पहले तो वही दूरदर्शन को भी देते थे, तो फिर उसके बाद आपकी जर्नी कहाँ आगे आपने बढ़ाई? अर्ली 90s में ये सैटेलाइट रेवोल्यूशन शुरू हो गया। आप गल्फ वॉर का अगर आपको याद हो तो CNN एकदम उसी से सब शुरू हुआ। तो उस वक्त हमें लगा कि ये जो रेवोल्यूशन है अब ये हिंदुस्तान में आएगा। प्राइवेट टीवी अब आप रोक नहीं पाओगे, क्योंकि अब गवर्नमेंट पॉलिसी जो भी हो, अब टेक्नोलॉजी ने वो गवर्नमेंट पॉलिसी को इरेलेवेंट कर दिया है, क्योंकि अब सिग्नल ऊपर से आ रहा है। और क्योंकि मैं बिजनेस का भी स्टूडेंट रहा था, मैं काम भी करा, फर्ग्यूसन में काम किया, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक में काम किया, तो मुझे बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग शुरू से थी। सो आई सेड कि ये एक ऐसा मौका है जिसमें यू कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर, आप खुद अपना कुछ बना सकते हो। तो हम लोगों ने तब टीवी 18 शुरू करी थी। तो 1993 में टीवी 18 शुरू करी, और बस उसके बाद वो पहले प्रोडक्शन हाउस की तरह से, और सीधा पहले 7-8 साल टेलीकास्ट की तो सुविधा थी नहीं। जी नहीं, 7-8 साल हम प्रोडक्शन हाउस रहे।
हम लोगों ने 2 पायलट बनाए, एक बिजनेस में बनाया और एक एंटरटेनमेंट में बनाया। और हमने एक बीबीसी को भेज दिया पायलट देखने के लिए, दिखाने के लिए, और एक हमने भेज दिया स्टार टीवी को हांगकांग में। अब एज लक वुड हैव इट दोनों अप्रूव हो गए, दोनों, क्योंकि उन लोगों को भी लग रहा था कि इंडिया में अगर हमको मार्क बनाना है तो लोकल प्रोग्रामिंग करनी होगी। तो उन्होंने उसको कमीशन किया और फिर 2-3 साल हम लोगों ने जम के मेहनत भी करी और ये 2 शो बनाए और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बनाने की कोशिश करी। यूमैटिक टेप छोड़ के बीटा कैम, उन दिनों बीटा कैम पहले टेक्नोलॉजी आई थी, सिर्फ बड़े कम लोगों के पास थी। हम लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया, बीटा कैम में शो बनाए और फिर दोनों शो पॉपुलर हो गए, फिर और काम आता रहा। तो 5-6 साल तो हम लोग प्रोडक्शन हाउस ही मैंने एक अपना प्रोडक्शन हाउस के बाद जब अपना खुद चैनल जिसको कहना चाहिए जी, कि टीवी 18 के अपने चैनल बने IBN, वो भी खैर पहले टेक ओवर हुआ, वो तो खैर लंबी कहानी है, लेकिन मतलब उस तरह से जब आप उसमें आए तो उसमें किस तरह के चैलेंजेस आपको लगे जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकली इसको कहना चाहिए कि वो भी तो एक होता है कि आप खड़ा करेंगे तो कौन लोग आपका साथ देंगे, कौन नहीं देंगे, कौन रास्ता रोकेगा। तो हम लोगों ने एक जो जॉनर खाली था, बिजनेस न्यूज़, NDTV ने तो अपना पूरा नाम पॉलिटिकल न्यूज़ में बनाया। आज तक टीवी टुडे ग्रुप के उसमें उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में उन्होंने अपना नाम बनाया। एक जो स्लॉट खाली था वो बिज़नेस का खाली था और हम लोगों ने बिज़नेस BBC के लिए 6 साल के लिए इंडिया बिज़नेस रिपोर्ट बनाया था। अब वो वीकली शो था, लेकिन उसका इम्पैक्ट कुछ ऐसा था कि जो भी इंडिया में डिसीजन मेकर्स थे, इन्फ्लुएंशियल लोग थे, वो संडे के संडे BBC आके उस शो को देखते थे। तो उसका इम्पैक्ट जो था डिस्प्रपोर्शनेट रहा। वीकली था लेकिन इम्पैक्ट डिस्प्रपोर्शनेट रहा, क्योंकि इट वाज द ओनली अपने का एक ही तरह का शो था। तो हमने सोचा कि बिजनेस में ही अपना पाँव जमाते हैं, क्योंकि बाकी लोग अब काफ़ी पाँव दूसरे में जमा चुके हैं। CNBC के साथ हमारी पार्टनरशिप हुई। CNBC से हम लोग उनके लिए स्ट्रिंगिंग करते थे, हम लोग उनको हफ्ते में 2-3-4 स्टोरीज़ भेजा करते थे। तो उन्होंने कहा कि अब इंडिया में हम आना चाहते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता इस मार्केट का पोटेंशियल कुछ ज़्यादा है, तो हम पार्टनरशिप में आना चाहते हैं और हम आपको अपना ब्रांड दे देंगे और हम आपको अपना इंटरनेशनल कंटेंट दे देंगे, लेकिन हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो हमने कहा ठीक है साहब, हम इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि हिंदुस्तान में बिजनेस चैनल में हम लोग लीडर बन जाएंगे और जिस तरह से कंट्री लिबरलाइज कर रही है, इकोनॉमी लिबरलाइज हो रही है, बिजनेस एडिटोरियल में खूब इंटरेस्ट होने वाला है। तो जिस तरह से आपने अमेरिका में, CNBC अमेरिका में भी तो मिड 90s में शुरू हुआ, तो वो शुरू वहाँ 5-6 साल ही अमेरिका में भी चला था। जिस तरह से अमेरिका में आपने एक रेवोल्यूशन कर दिया है बिजनेस न्यूज़ प्रोग्रामिंग में, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि इंडिया में ये हो जाएगा। और वहाँ पे एक लक का फैक्टर भी जुड़ जाता है। ये 98-99 की मैं बात कर रहा हूँ। उन दिनों मार्केट्स जो थी वो एकदम बहुत चढ़ने लग गई थी। अब आपको ध्यान हो कि .com बूम जिसे बोलते हैं, वो .com बूम के दिन थे 99-2000 के। तो हमें लगा कि ये .com बूम जो है, इसमें अपॉर्चुनिस्टिकली हम लोग अपना IPO कर दें, क्योंकि अब कंपनी में थोड़ा साइज तो आ गया था और CNBC के साथ जॉइंट वेंचर भी हो गया था, मार्केट्स खूब बहुत ऊंची थी, तो हमने अपना IPO कर दिया। तो वो हमको एक वो गुड लक फैक्टर, जो कि मेरे को लगता है हर एक एंटरप्रेन्योर की स्टोरी में गुड लक बहुत ज़रूरी है, या हर इंसान की स्टोरी में गुड लक। कुछ बड़े कॉर्पोरेट हाउस ने भी सपोर्ट या कह उसमें पैसा लगा दिया, कहना ये भी कह सकते हैं कुछ हद तक। कॉर्पोरेट ने तो नहीं लगाया, लेकिन इंडिविजुअल रिटेल शेयर होल्डर ने लगा दिया। रिटेल शेयर होल्डर ने खूब हमको सपोर्ट किया और वहाँ से हमको पहला अपना कैपिटल मिला, CNBC का कॉन्ट्रैक्ट भी था, तो वहाँ से हमने चैनल शुरू की। अब चैनल एज आई एक्सपेक्टेड टुक ऑफ, क्योंकि बिजनेस में वो सिर्फ एक वही थी। और अगले 4-5 साल तक हमने खूब उसमें फोकस करके, मार्केट लीडरशिप बहुत रही हमारी, 80-90% मार्केट शेयर होता था, रेवेन्यू भी आना शुरू हो गया। CNBC आवाज़ भी उसके आसपास, CNBC आवाज़ अब 2005 में शुरू की, वो तो बाद में शुरू किया जी 2005 में, क्योंकि हमें उस वक्त लगा था कि इंग्लिश में तो ऑडियंस है ही है, लेकिन जिस तरह से इंडिया रैपिडली ग्रो कर रहा है, मार्केट बढ़ रहा है, हिंदी में बहुत बड़ी मार्केट होने वाली है। तो तब हमने CNBC आवाज़ शुरू किया एंड दैट टर्न्ड आउट टू बी राइट, बिकॉज CNBC आवाज़ से जो बिजनेस न्यूज़ की मार्केट थी इंडिया में, एक ही साल में 4 गुना हो गई, 4 टाइम्स ग्रो करी, क्योंकि सडनली वो जो हिंदी भाषी था उसने बिजनेस में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया और उसके कंज्यूमर इश्यूज भी थे, तो हमने काफ़ी उसमें कंज्यूमर फोकस भी रखा, इन्वेस्टर और कंज्यूमर फोकस। कॉर्पोरेट फोकस इतना नहीं रखा शुरू में, क्योंकि एक आम आदमी को उन 2 चीज़ों से मतलब था, या मार्केट से या कंज्यूमर इशू से।
बाद में कॉर्पोरेट इशू भी काफ़ी आया, रियल एस्टेट भी काफ़ी आया। लेकिन ये आपको नहीं लगता कि इससे पहले जो मैंने जो भी फेज़ था, एक बड़ा एक डेवलपमेंट अलग तरह का हुआ, इकोनॉमिक टाइम्स होते हुए भी वो उतना प्रॉफिट में नहीं था, लेकिन ऐसे कंटेंट को मिक्स करके हिंदी से भी पैसा कमा लें, ये चमत्कार क्या उनको टेलीविज़न का असर लगा कि इससे ज़्यादा हमें रीच होगी बनस्बत प्रिंट के? नहीं, उसमें ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं, इट्स ट्रूली अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कि हिंदी में क्यों नहीं सक्सीड हुआ प्रिंट में इतना और टेलीविज़न में क्यों सक्सीड हुआ। और उसका कारण आई हैव थॉट अबाउट इट अ लॉट। देखिए, दो कारण थे। एक तो अंग्रेज़ी में CNBC ऑलरेडी ब्रांड जम चुका था, तो ब्रांड का रिकॉल था। लेकिन दूसरा, और ये लिंक करता है मेरे उस असेसमेंट से उस वक्त कि आज तक इतना सक्सेसफुल क्यों हुआ था। जब आज तक इंडिया टुडे ने लॉन्च किया तो मैं स्केप्टिक्स में से होता था। मैंने कहा हिंदी में कहाँ टीवी कोई देखेगा, क्योंकि अखबार पढ़ने वाले लोग हैं। अंग्रेज़ी में NDTV ऑलरेडी इतनी बढ़िया सर्विस चला रहा है, हिंदी में कहाँ इसकी ऑडियंस मिलेगी। और जिस तरह से आज तक सक्सेसफुल हुआ, इट जस्ट SP सिंह के ज़माने में जब एकदम इट बिकेम सच अ लार्ज फिनोमेना, उससे मुझे दो सबक मिले। एक तो सबक कि हिंदी मार्केट बहुत बड़ी है, विच वॉज सबको पता था, लेकिन एक अब प्रूवन पॉइंट हो गया। दूसरा कि विजुअल मीडियम में कई लोग हैं लैंग्वेज एग्नोस्टिक होते हैं। तो मैं शायद अंग्रेज़ी का अखबार पढ़ता हूँ, हिंदी का अखबार मैं पढ़ नहीं सकता इतना, क्योंकि फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस मेरी हिंदी की एजुकेशन 5वीं या 6ठी क्लास में ख़त्म हो गई। उसके बाद मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करी। लेकिन जब ऑडियो विजुअल मीडियम पे बात आती है, क्योंकि हिंदी में घर में बोलता हूँ तो मैं देखता ज़रूर हूँ, मैं उसको पढ़ता नहीं हूँ, मैं देखता हूँ। दैट लेसन स्टेड विद मी कि हिंदी ऑडियो विजुअल में अंग्रेज़ी ऑडियंस बहुत इंटरेस्टेड हो सकती है, क्योंकि यू आर कंज्यूमिंग ऑडियो विजुअली। तो जो ना पढ़ने वाला, हिंदी को ना पढ़ने वाला इंसान भी है, वो देखने हिंदी टेलीविज़न आता है। एक तरह से सप्लीमेंट किया, जो हम लोग हमेशा कहते हैं कि जो मीडिया एक दूसरे को कॉम्पीट नहीं कर रहा था, उसको कम नहीं कर रहा था, बढ़ा रहा था। तो उसका एक्सपीरियंस, आज तक का एक्सपीरियंस देखते मैंने कहा अब ये हिंदी में हम लोग CNBC आवाज़ निकाल सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ हिंदी भाषा के लिए नहीं होगा, ये अंग्रेज़ी वाला इंसान भी देखेगा, गुजराती बोलने वाला भी देखेगा, इसको सब लोग देखेंगे, बिकॉज ऑडियो विजुअल लार्जली एक लैंग्वेज एग्नोस्टिक होता है। आई थिंक आई हैव टू बी कैंडिड अबाउट कि हम लोगों ने थोड़ा शायद उस वक्त इतनी ऑब्जेक्टिविटी नहीं रखी जो हमको रखनी चाहिए थी। बट आई एग्री विद यू कि एक उसका बड़ा सबक ये है कि जर्नलिज्म में, न्यूज़ जर्नलिज्म में आपको ऑब्जेक्टिविटी रखना बहुत ज़रूरी है। ऑडियो विजुअल मीडियम की जो ऑडियंस है वो हमेशा इतनी कमिटेड, इंगेज्ड ऑडियंस नहीं होती, तमाशाही भी होते हैं। और तमाशाही होने की वजह से आप प्रोग्रामिंग भी थोड़ी तमाशाही वाली देखते हैं। अगर वो प्योर ऑडियंस नंबर लेड वाली गेम होने वाली है तो ये तमाशाही रहेगा।